पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है। अब आप ये समझें कि ये जो भारत की ताकत है, जो भारत की सामरिक शक्ति है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, भारत के लिए डिफेंस पूरा तैयार किया, जिसमें आप एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखें। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल गिराई गई, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए टर्किश ड्रोन गिराए गए। ये भारत की ताकत है। इस वक्त मैं आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रख रही हूं। ये वो रिप्रेजेंटेशन है जो आज आकाश तीर, आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी सेना की तरफ से साझा किया गया है। थ्रेट्स आर एड्रेस्ड बाय मल्टीपल ओवरलैपिंग लेयर्स। आप सबसे पहले नीचे वाला जो संदेश है वो आप पढ़ें। थ्रेट्स आर एड्रेस्ड बाय मल्टीपल ओवरलैपिंग लेयर, यानी कि हर लेवल पर एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई वो लेयर्स थी जहां पर थ्रेट को, यानी कि खतरे को एड्रेस किया गया। अब जब हम मल्टीपल लेयर की बात करते हैं तो वो मल्टीपल लेयर क्या है? आप देखिए, हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल, हमारी शॉर्ट रेंज, हमारी मिड रेंज मिसाइल, ये लगातार एक्टिव रही है। मिड कोर्स एरिया, एरिया ऑफ डिफेंस, पॉइंट ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं, जिसमें हम शॉर्ट रेंज की भी बात करते हैं। अब ये जो आप कॉस्ट की बात करें, जी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस का मतलब ये होता है कि हमारी तरफ जिस तरह से जो अलग अलग मिसाइल्स आ रही हैं, दुश्मन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ही डालेगा, कई बार शॉर्ट रेंज मिसाइल भी आएगी, कई बार आपके पास UAV भी आएंगे, अनमैन्ड व्हीकल जो होते हैं वो भी आएंगे, कई बार आपके पास ड्रोन्स आएंगे, वो आर्म्ड भी होंगे, बड़े ड्रोन्स भी हो सकते हैं, कॉप्टर्स भी आएंगे। तो ये तमाम अलग अलग चीजें दुश्मन ने भेजी। तो इसको डील करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी सबसे बड़ी मिसाइल या सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए लॉन्च कर देते हैं कि केवल S-400 का इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मल्टी लेयर आप इस तरह से डिफेंस सिस्टम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आज जब वहां पे DGMO एयर ऑप्स थे, उन्होंने ये क्लियर किया कि देखिए यहां पर AD गन्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ कर बताना चाहें आप आ जाए। हाँ जी। तो अलग अलग चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह से अलग अलग चीजें जो हैं वहां पर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि जो पुरानी जो हमारी पॉइंट ऑफ डिफेंस भी ये जो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आप यहाँ पर आए, मैं तब तक जरा दर्शकों को ब्रीफ कर दूं कि अगर कोई मिसाइल भारत की तरफ दागी जाती है या कोई ड्रोन भारत की तरफ दागा जाता है, अब किस रेंज तक उसे एड्रेस करने की जरूरत है? अगर वो थ्रेट आपका 100 किलोमीटर्स पर है, वो थ्रेट आपका 200 किलोमीटर्स पर है, उसे केवल मीडियम रेंज के जरिए ही अगर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए जो हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है। आप इनास क्या ऐड करना चाहिए? ठीक है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैनपैड्स भी होते हैं, LLAD गन्स भी होती हैं, CUAS भी होते हैं, यानी कि आपके पास अलग अलग तरह के अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, वो एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है। यानी अगर दुश्मन ने किस तरह की मिसाइल भेजी है, मीडियम रेंज मिसाइल भेजी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है, तो उसी हिसाब से उसी पेरिफेरी में, जैसे वो आसमान से उड़ के आएगी, आपके टारगेट तक आएगी, तो वो कहां पहुंच रही है, तो पॉइंट ऑफ डिफेंस कहां पर आएगा। तो जैसे ही वो एक सर्टेन एरिया में आके आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको, उसके बाद आप उस पर अपने जो आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उससे उसी हिसाब से शॉर्ट रेंज को आप बहुत करीब तक आने देते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा शॉर्ट रेंज के बारे में वही लिखा हुआ है, जहां पे अगर शॉर्ट रेंज मिसाइल है तो LLAD गन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्वास का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए या फिर ड्रोन के लिए आप ये कहें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज बड़ी क्लियरली आप ये देखें, चाहे वो बात की जाए एयरफोर्स की, बात की जाए आर्मी की, बात की जाए नेवल पावर की, आज भारत की जो सामरिक शक्ति है पिनास, वो भारत ने दिखाई है। बिल्कुल। तो हार्ड किल, सॉफ्ट किल, किस तरह से जो अलग अलग जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने काम किया, और भारत ने निर्मित आकाश तीर के बारे में भी जिक्र किया, उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे। जरा पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively,
it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. The low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs. To area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense system. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया।
उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies. तो आपने देखा किस तरीके से पूरी ब्रीफिंग, पूरी जानकारी आज सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी गई और साथ ही जो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक किए गए, जिन्हें नाकाम कर दिया हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, आज इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आकाश तीर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा गया। हम उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी पिनाज भी यहां पर मेरे साथ हैं। मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन एंड एयर डिफेंस ग्रिड, ये जो पूरी पिक्चर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, ये है मल्टी लेयर। जब हम बात मल्टी की करते हैं तो 3 लेयर की हम बात कर रहे हैं। अब वो फर्स्ट लेयर क्या है, पहले इसे समझे। पहली लेयर है काउंटर ड्रोन एंड मैन पैड्स। जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो वो हमारी फर्स्ट लेयर में आती है। सेकंड लेयर की जब हम बात करते हैं तो वो सेकंड लेयर क्या है, पॉइंट एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि हम यहां पर उन मिसाइल्स की बात करते हैं जो भारत की तरफ आने वाले हर दुश्मन को टारगेट करके उसे वहीं पर ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तीसरी लेयर की जब हम बात करते हैं तो यह है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और फोर्थ लेयर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हम ये 4 लेयर्स की बात कर रहे हैं। इसे देखिए, जिस तरह से आपके पास हमला होगा तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन सिर्फ ड्रोन ही मारेगा, तो अलग अलग लेवल पे आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हरकत में आता है, वो एक्ट करता है और जो आपके ऊपर हमला हो रहा है जिस वेपन से, उसी के रिस्पॉन्ड में, उसी के कोरिलेशन में कौन सा हथियार चलाना है, मैनपैड से चलाना है, पिचौरा से चलाना है, कौन से सिस्टम से उसको गन डाउन करना है, L60 से करना है, तो ये अलग अलग। आप आम भाषा में समझिए कि भाई जितना बड़ा बम हमारे पास आएगा, जितनी बड़ी मिसाइल हमारे पास आ रही है, कौन से टाइप की आ रही है, ड्रोन आ रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रहा है, कॉप्टर्स आ रहे हैं, तो कौन सा दुश्मन हमें किस तरह के वेपन से हम पर अटैक कर रहा है, कौन से बम से, किस मिसाइल से, किस ड्रोन से, किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, तो किस तरह की चीज से, एयर टू एयर मिसाइल से, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल से, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से, लॉन्ग रेंज मिसाइल से, शॉर्ट रेंज मिसाइल से, तो किस तरह के हथियार से हम पर हमला किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो मल्टी लेयर होता है, यानी कि एक लेयर ऐसी है कि भाई अगर थोड़ा कमजोर आ रहा है तो पहले उसको वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर दूसरी लेयर है कि ताकतवर मिसाइल आ रही है तो उसमें दूसरी लेयर एक्टिव होगी, फिर तीसरी लेयर एक्टिव होगी, फिर चौथी लेयर एक्टिव होगी, और अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन होता है, आकाश तीर ये काम भी करता है, आपको बता दूं कि तुरंत इंटीमेट करता है आपके एयरफोर्स स्टेशन से, एयरबॉर्न यानी कि तैयार रहते हैं, ऑन स्विच ऑन मोड में हमारे एयरक्राफ्ट जेट्स जो हैं वो तैयार रहते हैं हमला करने के लिए। तो ये अलग अलग मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होता है। और जैसा कि आज मीडियम और रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की आप बात कर रही हैं, मैं इसकी डिटेल्स कुछ अपने दर्शकों के सामने पढ़ना चाहती हूं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तब आप ये देखें, अब 100 किलोमीटर, जैसा भी पिनास बता रही थी, अगर 100 किलोमीटर तक कोई थ्रेट देखा गया है तो उसे कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए आप टारगेट कर सकते हैं। इसकी रेंज अप टू 45 किलोमीटर है, स्पीड 3.5 मैक्स स्पीड। पिनास, ये जैसा मैं डिटेल पूरी पढ़ पाई हूं, और इसके जो स्क्वाड्रन्स है हमारे पास 8 IF स्क्वाड्रन्स है और 2 आर्मी रेजिमेंट्स है जो ये काम करती है। अब आगे देखिए, आप स्पाइडर की बात करते हैं, जब आप आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करते हैं, जो मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसी तरीके से आप बराक की बात करते हैं, बराक 8 की बात करते हैं, जिसे हम MRSM की बात करते हैं, ये फौरन एक्टिवेट हो जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर कोई थ्रेट आ रहा है। मेरे ख्याल से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार मनीष से हम चर्चा कर रहे थे। मनीष, देखिए पूरी पिक्चर तो हमने अपने सामने रख ली है,
लेकिन इसे बेहतर ब्रीफ आप कर पाएंगे। इस पिक्चर में मैं जो सबसे पहले ये जो 200 किलोमीटर देख रही हूं, ये पिक्चर आपके पास भी है मनीष, ये 200 किलोमीटर रेंज टूवर्ड्स राइट एंड रेंज टूवर्ड्स लेफ्ट। ये क्या उन्होंने बता दिया कि भय के बिना प्रीत नहीं होती और अब याचना नहीं होगा, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। सर ठीक है, बहुत ही विस्तार में बताया डीजीएमओ, डीजी एयर ऑप्स ने और नेवल ऑपरेशंस ने। मेरे ख्याल से अभी जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो मुद्दा था मेन, उसका जो हमारे इरादे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। और अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है बहुत ही सटीक हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, टारगेटेड था, एफिशिएंट था, इफेक्टिव था। और पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि इतने सालों से जो 35 साल से ऊपर हो गया अभी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्लीडिंग इंडिया विद 100 कट्स की, प्रॉक्सी वॉर की, वो अभी इनको सोचनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि ये बार बार होगा, हर बार होगा। जी विनोद जी, आप क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद आप पूर्व डीजीएमओ रह चुके हैं, शाम को डीजीएमओ लेवल की ये बातचीत जो है पोस्टपोन हुई है, उससे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें जिस तरह का संदेश दिया कि भय भिन्न होए न प्रीत, जहां चाहें जब चाहें हमला कर सकते हैं, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, जरूरत पड़ी फिर से हमला करेंगे, तो उससे पहले, बातचीत से पहले डीजीएमओ लेवल की ये क्या मोमेंटम सेट कर रहा है, क्या संदेश दे रहा है दुश्मन को? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ संदेश है। बिल्कुल देखिए, ये पिछले अगर 2016 से शुरू करें, अभी की मत देखें, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से एक संदेश दिया था हमने, जहां पर स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेकिन टैक्टिकल डेप्थ में ऑपरेशंस करे। उसके 2019 में करे, जब उसको जब्बार टॉप जो एलएटी का कैंप था उसको हमने डिस्ट्रॉय करा, जो उसको बालाकोट बोलते हैं। और अभी हर देखिए बढ़ता जा रहा है, अभी 3 साल के बाद हुआ, फिर अभी 6 साल के बाद हुआ ये। तो हमने ये बताया उनको, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया उनको कि अगर आप प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू करते हैं उसको आपके कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हम हमेशा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया नेशन है, रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और हम जो है टेरर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेरर का जवाब हम स्पेक्ट्रम ऑफ कंफ्लिक्ट को ध्यान रखते हुए हम टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, हम प्रिएम्प्टिव ऑपरेशंस करेंगे, हम प्यूनिटिव ऑपरेशंस करेंगे, और जरूरत पड़े तो हम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करेंगे। ये इसका मुद्दा था बिल्कुल, कि आप देखिए हम ये कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे, आप सुधर जाइए, आप अपना जो टेरर को सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना बंद कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी खामियां हैं। हमारे काफी लोगों को नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ टीवी में कि कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं। नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट एक्टर हैं। ये पाकिस्तान के स्टेट एक्टर हैं, पाकिस्तान आर्मी के एक्टर हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, वो उनको टास्क करते हैं। इसलिए जो लड़ाई है वो टेररिस्ट के साथ है और पाकिस्तान आर्म फोर्स मिलिट्री के साथ है। तभी हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं करा है। अगर हम उसको देखें, बड़े अच्छे फेज में किया गया है। पहले प्यूनिटिव ऑपरेशंस हैं, प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन है, ताकि हम टेरर को स्ट्राइक किया वहां पर टेरर अटैक ना कर सके। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट दिया उनको, और एक सिग्नल दिया है कि अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे आपको उसके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ेंगे, उसकी कीमत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जिस तरीके की एक्शन हुआ है वो एग्रेसिव एक्शन है, और जिस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है ये भी बड़े एग्रेसिव है। मैं कोट एंड कोट पढ़ देती हूं डीजीएमओ राजीव घाई को। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की एयर डिफेंस की कार्रवाई के हमें संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आतंकवादी गतिविधियों के कैरेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो आतंकवादी पहले सेना को टारगेट करते थे अब वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, निर्दोष लोगों पर हमला हो रहा है। उन्होंने 2024 का जो शिवखोड़ी मंदिर की तरफ जाने वाले तीर्थयात्रियों पर हुआ हमला, उसकी भी तस्वीरें आज एक बार फिर दिखाई गई, और ये दुनिया को भी दिखाई जा रही है कि वो तमाम मुल्क जो पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं, दरअसल वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान और आतंकवाद जो दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन भारत अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा और अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बोला है डीजीएमओ ने, और आपने जो विश्लेषण किया बिल्कुल ठीक किया है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, हमारा जो पेशेंस खत्म हो चुका है। देखिए, उन्होंने पिछले साल जून में रियासी के बस पे हमला किया था, जो हमारे तीर्थ में जा रहे थे यात्री। अभी पहलगाम में किया है, बड़ा अच्छा नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। इसका हमने बदला लिया है, ये प्यूनिटिव ऑपरेशंस था। और प्यूनिटिव ऑपरेशन हमने जो टारगेट चुने हैं, जो हमारी देश ने, जो हमारी सेना ने टारगेट चुने हैं, बहुत ही अच्छे टारगेट चुने उन्होंने सिर्फ नो टेररिस्ट कैंप को, और ये एलसी पर ही नहीं है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके पाकिस्तान में जो है मुरीद में और बाकी जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं और बाकी जो उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है
उनको डिस्ट्रॉय किया है। मुद्दा यह था कि टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करें, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन्होंने नहीं करी। मिलिट्री इंस्टॉलेशन शुरुआत जो करी पाकिस्तान ने करी है, और उसका जवाब हमने दिया है, वो सेकंड फेज में करा है। ये सेकंड फेज में जो हमने करा है, उनको हमने मिलिट्री टारगेट्स को, उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया, और हमने वापस उनका हमला किया। तो बहुत ही मेच्योर सा हमने जो है इसकी एस्केलेशन का हमने करा है, और हम ये भी हमेशा बताते हैं, साथ में से उनको बता रहे हैं कि एस्केलेशन जो है हम नहीं चाहते हैं। हमारा मुद्दा था आपको टेररिस्ट को खत्म करने का, वो हमने अचीव कर लिया है। नॉन एस्केलेटरी है। वो फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट बड़ी ठीक थी। हमारे जो इनिशियल ब्रीफिंग्स थे उसमें बड़ा साफ सुथरा था। पूरे देश को, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने बताया कि जो हम करना चाहते हैं वो सिर्फ टेररिस्ट का जवाब हम हमले से देना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर हमने अपनी एयर डिफेंस की ताकत बताई, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं शाम को 5 बजे होने वाली डीजीएमओ की जो बातचीत है उसके लिए भी मैसेजिंग यहाँ छिपी हुई है। जिस तरह से अभी डीजीएमओ घई ने कहा पाप का घड़ा बढ़ चुका है। जब शाम 5 बजे जो एक टेंटेटिव टाइम है, जब दोनों काउंटर पार्ट्स बात करेंगे, ये बातें तो उन्होंने भी सुनी होंगी, तो कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है इस तरह की स्टेटमेंट्स का? बिकॉज यू हैव सर्व्ड लाइक वन। यस, आई हैव सर्व्ड। ऐसा है कि हम हर एक इंडिकेटर देखते रहते हैं, और ये बहुत नाप तोल के काम किया जाता है। कोई ऐसे जल्दी में किया जाता है, इसके एनालिसिस किए जाते हैं। हमने एक सिग्नल उनको भेजा है, वो उसका क्या जवाब देंगे, उसका जवाब मैं बता सकता हूँ क्या देंगे। वो अपनी जो जनता को, पाकिस्तानी को नहीं बता सकते कि हम अभी कमजोर पड़ रहे हैं। तो वो 3-4 जो जवाब होंगे उनके, एक पाकिस्तानी जनता के लिए होगा, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए होगा, एक हमारे देश के लिए होगा, एक हमारी फौज के लिए होगा। 3-4 स्तर पे ये उनका जवाब आएगा इसमें, और वो इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी 5 बजे डिस्कशन में हमारे जो एम है बड़ा क्लियर है। हमने उनको बता दिया है कि हमने जो करना था हम कर बैठे हैं, अगर आपने बढ़ाना है आप बढ़ाइए, हमारी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपका एयर डिफेंस निकाल दिया है, हमने अपना काबिलियत दिखा दी है, हमारी मिसाइल्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, हमारे हमले बिल्कुल एक्यूरेट हैं। हमने कोई सिविलियन टारगेट को हमने ना निशाना बनाया है, ना हमने उसमें कोई नुकसान करा है। आप मिलिट्री टारगेट करना चाहते हैं मिलिट्री टारगेट करिए, जहां करना चाहते हैं करिए, लेकिन हम टेरर एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी टेरिटरी पर। ये बड़ा क्लियर है, और ये बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि अगर आप देखें 2016 के बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई भी टेररिस्ट हमला नहीं हुआ है। उससे पहले हमला होता था, चाहे मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, दिवाली बॉम्बिंग्स हुई, मुंबई 26/11 हुआ, कोयम्बतूर में हुआ, बेंगलोर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, हर जगह, अहमदाबाद में, हर जगह होता था ये, ठीक है। लेकिन 2016 के बाद, जम्मू एंड कश्मीर के बाद नहीं हुआ है। और अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पहलगांव में, लास्ट ईयर जून में भी 2-3 लगातार हुए थे। पहलगांव का जवाब हमने अभी उनको दिया है कि हमारा जो घड़ा भर चुका है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुका रहे हैं वो। और अगर वो इसको खत्म नहीं करेंगे तो ये बार बार होगा, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है अभी उनका जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं पाप का घड़ा तो बढ़ चुका है, हमारा भी पेशेंस खत्म हो चुका है। हम भी कितना सहन कर चुके हैं, और सहन करने को हम तैयार नहीं है। तो पब्लिक सेंटीमेंट जो है बिल्कुल एंटी टेरर है, और हमेशा से एंटी टेरर रहा है, लेकिन अभी इतना बाहर आ गया है कि हम हर एक चीज का जवाब आपको काइनेटिक तौर पर देंगे, आपको हम डिप्लोमेटिक तौर पे देंगे, आपका हम पानी बंद करेंगे, और आपका इंफॉर्मेशन हम उस पर करेंगे। जैसे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो सिग्नल भेजते हैं, तो टाइम कहते हैं तो डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक, हम चारों स्फीयर में, चारों डोमेन में हमने ये जवाब दिया है, और एक बड़ा सिनर्जाइज करके एक साथ जवाब दिया है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, और इस वक्त भारत का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है सर। वो चाहे आप कूटनीतिक स्तर पर देख लें, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर देख लें। और आज इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी मैं फिर कोट अनकोट एयर मार्शल ए के भारती को पढ़ रही हूं। उन्होंने कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारे सभी सैन्य अड्डे, हमारे सभी उपकरण, हमारी सभी प्रणालियां चालू हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अगले मिशन के लिए हम तैयार हैं। ये बताता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत था, कि जितने भी वार भारत की तरफ किए गए, आज तो पाकिस्तान की दुर्दशा भी हमने उन तस्वीरों में देखी। हम तो खैर पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन आज ऑफिशियली जब उन ड्रोन के टुकड़ों को दिखाया गया, जब मिसाइल के टुकड़ों को दिखाया गया, तो टर्किश ड्रोन की क्या हालत हुई, उस पर एयर मार्शल ए के भारती ने बड़ी क्लियरली स्टेटमेंट दिया। ये पाकिस्तान को डीमोरलाइज करने के लिए काफी है सर। देखिए, इतना आसान तो नहीं होगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो हमने किया है अगर उसको एनालाइज करा जाए, तो जो उनकी एयर डिफेंस है, हमने उसको टारगेट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो हम आपको नष्ट कर देंगे। ये बड़ा सिग्नल दिया है उन्होंने। तो ये उन्होंने बताया है, जो एयर मार्शल भारती ने बहुत अच्छा बताया है, डीजीएम ने अच्छा बताया है
कि हमने आपके निकाल दिए एयर डिफेंस सिस्टम्स निकाल दिए, आपके ड्रोन की काबिलियत जो है हमने बिल्कुल खत्म कर दी है। आपके ड्रोन हमारे जो काउंटर यूएसए सिस्टम है, बिल्कुल यूएस सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, और आपके ड्रोन हमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक सिग्नल ही नहीं है, हमने ग्राउंड पे करके दिखाया, उनको एयर पे करके दिखाया है, और हमारी नेवल भी, हमारी जो नौसेना वो भी तैयार है। तो ये बहुत ही अच्छा सा सिग्नल मिलके दिया है। और मैं ये कहता हूं कि मिलिट्री डोमेन में नहीं, हमने हर डोमेन को सिग्नल दिया है कि अभी आप सुधर जाइए, अभी उनके ऊपर ये सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये 5 बजे पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब डीजीएमओ लेवल की बातचीत बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, और उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना, इतने क्लियर शब्दों में कहना कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है। अब आप ये समझें कि ये जो भारत की ताकत है, जो भारत की सामरिक शक्ति है, लेवल से किया गया। भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ा और उसको सामने भी रखा। पाकिस्तान जब इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और बहुत सारे मिस एडवेंचर करना शुरू किया, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी बात हुई थी, तो उसमें जब उन्होंने ये संदेश दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा एक जवाब था कि पाकिस्तान को उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, जिसका नतीजा यह था कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान सरेंडर करे बातचीत को लेके, और जो सीज फायर हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो। अमेरिका के विदेश मंत्री ने उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डीजीएमओ को कहा, डीजीएमओ ने सीधे कॉल किया भारत के डीजीएमओ को। तो एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक व्यू जो रचा गया था, उसको एक्यूरेसी के साथ जमीन पे उतारा गया। फौज के मोर्चे पे, देश की तैयारी के मोर्चे पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, हर मोर्चे पे भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। और आज भी देखें तो भारत ने किसी भी एक प्रोपेगेंडा का सहारा नहीं लिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखें तो भारतीय फौज ने सीधे ये कहा, जब प्रोपेगेंडा रिलेटेड क्वेश्चन थे, कि उसमें उनका काम नहीं, सेना का अपना जो काम है उस काम को सेना ने अंजाम दिया, अपने टारगेट अचीव किए, और कोई भी ऐसी जगह नहीं जो उनकी पहुंच से बाहर हो। नेवी सीधे सीधे बता रही है कि आप पाकिस्तान को कैसे डरा कर रखा गया। तो ओवरऑल एकदम से प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। और अभी भी कहा जा चुका है, सीज फायर को लेकर भले ही बातचीत हो जा रही हो, लेकिन यह कहा गया है कि सिंधु समझौता को जो हमने होल्ड किया है, जो कि पहले के युद्ध के समय में भी होल्ड नहीं किया गया था, हमने उसको जो होल्ड किया है वो वैसे ही जारी रहेगा। आतंकवाद और ये पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान को यह समझना होगा। दूसरी चीज कि कश्मीर को लेके कोई बात हो ही नहीं सकती, पीओके के लेकर जरूर कभी बात हो तो हो, पाकिस्तान से भी बात तब होनी है जब आतंकवाद खत्म हो, और उसके बाद तब पीओके के लेकर बात होगी कि आपने जो हमारा हिस्सा रखा है वो हमें लौटाइए। तीसरी चीज जो भारत ने साफ कर दी है कि इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया था मध्यस्थता कराने को लेके, उसके बावजूद आज उनके विदेश मंत्री का ये बयान, उनके उपराष्ट्रपति का बयान आ रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान सीधे बातचीत करें, उनके बीच का मसला है। भारत ने अपने स्टैंड को हर मोर्चे पे क्लैरिटी के साथ रखा, और उसे दुनिया को बताया, पाकिस्तान को बताया, देशवासियों को बताया, और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। जो कुछ भी भारतीय सेना ने किया, भारतीय सेना ने वो बताया कि हाँ हमने किया है, उसका प्रूफ रखा। प्रूफ भी ऐसा नहीं जो यहाँ पे हो, बल्कि अमेरिकी सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट, हर सैटेलाइट के पास ऑपरेशन के सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में भारतीय फौज ने जिस चीज को अंजाम दिया है, और इस एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया कि जिस टारगेट को हमें हिट करना था उसी को किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बौखलाहट में बहुत सारी चीजें की, सिविलियन पे जो सीमा के पास जो ग्रामीण रहते हैं उनके ऊपर अटैक किए। पुंछ, रजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, इन सब इलाकों में जबरदस्त जब सीज फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी की गई, उसमें बहुत सारे ग्रामीण मारे गए। बावजूद इसके भारत ने अपना धैर्य रखा। भारत ने सिर्फ ये मैसेज दिया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, और तुम अगर पाकिस्तान की फौज सामने अगर आती है तो उसके लिए मैसेज था कि देखो हमारा हिट कहां तक जाएगा। तुम अगर सिरसा में आने का सपना देख रहे हो, जो कि दिल्ली से कम 250 किलोमीटर दूर है, तो हम इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर जो तुम्हारा प्रमुख केंद्र है रावलपिंडी का, उसको हिट कर रहे हैं। और उस मैसेज के बाद पाकिस्तान को बखूबी ये बात समझ में आ गई। तो एकदम से दिख रहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत की लड़ाई अब अलग जनरेशन वाली लड़ाई है। ये पहले वाला जनरेशन नहीं है कि आतंकवाद को लेकर आपने कुछ किया, हम सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसके प्लानर बैकर को ढूंढेंगे, कार्रवाई करेंगे और उसके लिए सीमा भी पार करेंगे।
बिल्कुल, हमारे दर्शक आज रात 8 बजे इंडिया टीवी पर देखिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन। क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं आप इंडिया टीवी पर सुन सकते हैं। रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये संबोधन बेहद अहम है, देश की जनता के लिए, सेना के लिए, दुश्मन के लिए और दुनिया के लिए। जिस तरह से देवेंद्र लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से कड़ा संदेश छिपा होगा इस संबोधन में। दुनिया के लिए भी एक मैसेज होगा, देश के लिए मैसेज होगा, आवाम के लिए मैसेज होगा। और टेरर को लेकर जो हमारी नई पॉलिसी है कि किसी भी तरह का कोई आतंकवादी कृत्य घटना जो है एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट की जाएगी। और दुनिया को भी मैसेज होगा कि भाई अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। बार बार देवेंद्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले, लेकिन जो भी बयान आए उसमें हर बार एक चीज साफ की गई, सरहद के इस पार या सरहद के उस पार अगर आतंकी हमला होगा फिर से जाएंगे, घुसकर मारेंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे, फ्री हैंड, किसी की नहीं सुनेंगे, प्रीचर नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए और अपने ऊपर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने अपना फर्म स्टैंड बहुत क्लियरली दिखा दिया था। तो आज देश के संबोधन में एक बार फिर वही झलक देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि और इंडियन फौज को तो हमेशा से ही शौर्य, वीर और पराक्रम की मूर्ति के तौर पे जाना जाता रहा है। उनको बस ये चाहिए था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस तरह का फ्री हैंड दे कि आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि आतंकवादी अगर आपसे छुप के भाग रहे हो या उनके प्लानर या उनके बैकर दूसरे देश की सीमा में बैठे हो तो आप उन पर हमला नहीं कर सकते, उनको जमींदोज नहीं कर सकते, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। ये छूट मिलना अपने आप में सेना के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस छूट को मिलने के बाद ही नतीजा आपने देखा कि जब सेना को ये पता है कि आपकी लीडरशिप, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है कि जहां भी आतंकवादी छुपे हों आप उनको न्यूट्रलाइज कीजिए। पहला बड़ा मैसेज वो था। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान बार बार अगर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो उसमें यह कहना है कि सिर्फ उनका जवाब नहीं देना है बल्कि दुगुना, तीन गुना, चार गुना इंटेंसिटी के साथ जवाब देना है। वो अपने आप में सेना के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि उसके बाद सेना फ्रीली एकदम हैंडल कर सकती है। तीनों ही सेनाओं को खुली छूट देना कि जैसे आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है, जो उचित लग रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई करें, अपनी क्षमता के हिसाब से कार्रवाई करें, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये सारी चीजें हैं जिसने इस क्राइसिस के दौर में और इतनी बड़ी चीज करना कि एक एटॉमिक पावर कंट्री जो कि बार बार नग्न प्रदर्शन करता हो ये एटम बम की धमकी देने का और हर बार करता हो, खुल के करता हो, उस देश में जाकर इस तरह का ऑपरेशन करना और करने से पहले कहना कि करेंगे, फिर करना और करने के बाद फिर ये कहना कि हम दोबारा भी करेंगे, तिबारा भी करेंगे, ये ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक जब तक आप आतंकवाद का प्रायोजन करते रहेंगे। ये अपने आप में बहुत अनूठी चीज है और दुनिया में ऐसा कोई नजीर इस रूप में सामने नहीं आएगा जब आतंकवाद को लेकर ऐसी कड़ी कार्रवाई करने का मादा किसी देश ने दिखाया हो। और ना सिर्फ मादा दिखाया बल्कि एक्शन में उसको कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल दिया कि देखिए हमने क्या किया। अगर आतंकवादी से निपटना है, वो आतंकवादी जो कि ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे हैं और उनका सेंटर पता है हमें, तो हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। जो काम अमेरिका ना कर सका हो, अमेरिका ने जिसे आतंकवादी घोषित किया उसे भारत ने निपटाया। डेनियल पर्ल की हत्या में जो जिम्मेदार था अमेरिका नहीं कर सका, इजराइल नहीं कर सका, उसे भारत ने किया। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आतंकवाद को लेकर जो हमारी लड़ाई है वो अब नेक्स्ट जेन फाइट है और वो फाइट अपने आप में अनूठी इस लिहाज से है कि हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं और अगर कोई आतंकी कार्रवाई होती है तो हम उसे अपने देश के साथ युद्ध के तौर पे देखेंगे और वैसे ही निपटेंगे जैसे युद्ध में निपटा जाता है। ये सारी चीजें नई सोच, नया विजन के साथ है, नया इंडिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर मारता है बल्कि बताकर घुसता है कि हाँ हम मारेंगे, मारने आ रहे हैं, दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार मारेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मारेंगे। और उसके बाद जिस लेवल का एस्केलेशन चाहते हो उस लेवल का एस्केलेशन हमारी तरफ से भी होगा और वो ज्यादा तीखा, ज्यादा बड़ा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस और तीनों चीफ को ये कह रहे हो कि आगे भी जो आपका ऑपरेशन हो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ज्यादा हार्डर होना चाहिए, ज्यादा डीपर होना चाहिए, तो इसके बाद फिर कुछ और बच नहीं जाता है क्योंकि हमारी फौज तो शौर्य और पराक्रम के ऐसे नजीर पेश करते ही रही है कि अगर सरकार की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से इस तरह का मैसेज मिल जाए, आपकी तैयारियों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया और पिछले 11 साल में अगर आप देखें तो सेना की तैयारियों पे जितना ध्यान दिया गया है वो अपने आप में ऐसे क्राइसिस के मौके के लिए सेना को तैयार करने के हिसाब से बहुत जरूरी था, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया गया कि किस प्रकार से फंड वगैरह के लिए कोई समस्या नहीं थी। सेना की जो
खरीद की बात होती है उसमें बहुत तेजी लाई जाती है। इंडिजिनस प्रोग्राम जितने सारे चल रहे हैं जिसका रिजल्ट दिख रहा है, जैसे आकाश की शानदार सफलता बता रही है कि हमारी फौज स्वदेशी तकनीक पे कितना निर्भर है। बिल्कुल, ब्रह्मोस हो, आकाश तीर हो या फिर राफेल, किस तरह से हम लोगों ने जो इक्विपमेंट, जिस तरह से हमने वेपन्स जो हमें जरूरत थी उनको हिंदुस्तान में जहां मुमकिन था उन्हें डेवलप किया, उन्हें खरीदा। तो ये जो सेना को पूरी तरह से लैस करना था, आज उस बात को एक्नॉलेज सेना ने भी किया और उसका असर दुश्मन का जो खात्मा हुआ उसमें भी दिखा है। देवेंद्र, आज का जो ये मैसेज होगा, जिस तरह से अभी पिछले 8-10 या पहलगाम से ही ले लीजिए, जो घटनाक्रम के बाद जिस तरह का हमारा एक्शन रहा डिप्लोमेटिक लेवल पे, मैसेजिंग के लेवल पे, फिर उसके बाद जो हमारा मिलिट्री एक्शन रहा, हमने दुनिया को भी एक मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं है कि अब हम डिफेंसिव रहेंगे, कि बस अपने आप को आतंक के हमलों से बचाएंगे। अब ये नई पॉलिसी है हमारी, बिल्कुल ऑफेंसिव होकर खेलेंगे और एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शायद आज देश को भी ये समझाएंगे कि अब ये बदला हुआ भारत है और ये अब ऐसे ही चलेगा, दुनिया भी समझ ले। और बिल्कुल इसमें आप देखें ऑपरेशन पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम को लेकर था, उस घटना के बाद और भारत ने जब ये बताया पूरी दुनिया को, तो दुनिया के देशों ने ये नहीं कहा कि हाँ आपने गलत कर दिया, और भारत ने उसकी परवाह भी नहीं की। भारत ये भी बखूबी जानता था कि हम भले ही आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे पाकिस्तान खड़ा है, और इनके पीछे नहीं इनके साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ तुर्की और चाइना जैसे देश पीछे से मदद कर रहे हैं, बैक हेल्पिंग कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी भारत ने उसकी परवाह नहीं की कि चाहे जितने लोग भी उधर हों, हमें जो एक्शन लेना है। अगर आपने हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मारा, ये बोला कि जाके प्रधानमंत्री को बता देना, मोदी को बता देना, तो उस तरह का ह्यूमिलेशन करने की अगर आपने कोशिश की तो इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा ह्यूमिलेशन आपके लिए होगा। और उस ऑपरेशन की जो रूपरेखा रखी गई थी वो इसी मकसद से रखी गई थी कि न सिर्फ आप आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करें, बल्कि उनके मनोबल को चोट पहुंचाएं। जो उनका प्रमुख सेंटर है, अगर आप उसको हिट करते हैं तो कल को पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी बनने की सोचेगा तो वो एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोचेगा। और उनके जो आका हैं मौलाना मसूद अजहर, अगर उसको ये कहना पड़े कि इससे अच्छा होता कि वो खुद मर जाता जब उसके घर वाले जो आतंकी थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, तो उससे अपने आप में समझा जा सकता है कि उनके मनोबल पे एक कितनी बड़ी चोट थी। दूसरी चीज कि दुनिया के देशों को ये मैसेज कि अब हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मुंबई का हमला हमने बर्दाश्त किया, उसके बाद सिर्फ डोजियर का काम चला, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था, डोजियर का काम चला, वो सारे डोजियर जांच एजेंसी, ये सारी चीजें अब पीछे की बात हो गई। अब अगर आतंकी घटना होगी, एक्शन होगा, वो एक्शन बहुत हार्ड होगा, बहुत डीपर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। इस मैसेज को भारत ने सबको दे दिया है और लाउड एंड क्लियर वे में दे दिया है कि हम ऐसे ही चलने वाले हैं। आप तय कर लें कि आपको क्या करना है। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज 8 बजे आप इंडिया टीवी पर लगातार देखेंगे प्रधानमंत्री का संबोधन, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आएगा, जो भारत की जो नई पॉलिसी है आतंक के खिलाफ कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। उस संबोधन में क्या कुछ छिपा होगा, क्या कुछ अपेक्षा होगी, लगातार हम देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमसे बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बतौर फौजी, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, आज हमारे PM से क्या सुनना चाहेंगे आप, क्या बोलेंगे वो, क्या आपको लगता है? देखिए, ये सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत है और उसका जो है सीधे जो हमने प्रदर्शन किया है पिछले 1 हफ्ते में देखा सबने कि किस प्रकार से हमने संयमित होकर बहुत ही मैच्योर तरीके से सब वक्त का सामना किया। निश्चित रूप से किसी भी सेना नायक के लिए, किसी भी देश के नायक के लिए ये गर्व की बात होगी। पूरा देश गर्वान्वित है और निश्चित रूप से वो बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कूटनीतिक और राजनीतिक जो उन पर जिम्मेदारियां थी और राष्ट्र हित में किस प्रकार से उनको निर्णय लिए थे और कैसे उन्होंने निर्णय लिया और आगे की क्या उनकी सोच है। एक विजन हमें मालूम पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी भारत ने, वो उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया है। एक बहुत क्लियर मैसेजिंग है और ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है अक्रॉस द ग्लोब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी इस पूरे ऑपरेशन की। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम के दर्दनाक हादसे के बाद शुरू हुआ और उसके बाद जो है लगातार हमने जो मैसेजिंग की है कि हम शांतिप्रिय देश हैं, उसके बाद भी हम तैयार हैं, हर समय के लिए तैयार हैं और जो आप हम पर प्रहार करेंगे उसका प्रत्युत्तर उससे ज्यादा हम तीखा देंगे और उसी लय में देंगे।
जिस प्रकार से ड्रोन आए, हमने ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया। उसके बाद हमारे स्टेशन पर आक्रमण किया गया, एयर बेसिस पर आक्रमण किया गया, उसके बाद हमने उनके एयर बेसिस पर आक्रमण किया। तो बताता है कि हम आपका जो जवाब है वो गोली मार रहे हैं, हम आपको गोला मारेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मैसेजिंग है। और जहां तक बात जो है छूट की, जिस प्रकार से खुली छूट दी गई सेना नायकों को और जो एक्चुअल फील्ड में उनके लिए उनका मनोबल इससे बढ़ गया कि जो पहले रुकावट होती थी कि हर चीज के लिए, हर एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जो कि महत्वपूर्ण होता था जीवन यापन के लिए, वहां पर रहने के लिए, उस फील्ड में फॉरवर्ड एरिया में विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए, विषम परिस्थितियों में रहने के लिए, उसमें उनको निर्णय की आवश्यकता होती थी। निर्णय समय लेता था और तब तक कई बार जो है वो जो टेंस एनवायरमेंट होता था वो निकल जाता था। ऐसे माहौल में जब आपको खुली छूट मिली, हमने वो कर दिखाया। सोने में सुहागा तब हुआ जब थल सेना अध्यक्ष ने अपने आर्मी के जो लोग थे, कमांडर्स थे, उनको साथ मीटिंग करके कहा कि आपको ऑन जी साइट जो रिक्वायरमेंट है, आपके थिएटर में जो भी कुछ हो रहा है उसके हिसाब से जो भी आप निर्णय लेना चाहें, मेरी तरफ से पूरी छूट है, पूरा देश आपके साथ है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर सफल था, ऑनगोइंग था, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से एस्केलेशन किया, जब तक दुश्मन घुटनों पर नहीं आया उसका इंतजार किया पीएम ने अपने संबोधन के लिए देश के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग था तो उस लिहाज से ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद ही देना था। उसमें पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, हमें कैसे जवाब देना, एजेंडा में पहले वो था। एजेंडा पहले ये नहीं था कि हाँ ऑपरेशन की सफलता हो गई, उसी दिन रात में आके देशवासियों को बता दें, लेकिन अब ये बताना जरूरी इस लिहाज से था कि पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो उसमें एकदम से 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ इस काम को अंजाम दिया गया है। भारत ने जो कहा, जो किया, जब जिस लेवल पे किया, जैसे पहले दिन सीसीएस की बैठक में जो डिसीजन हुए बाकायदा ब्रीफ करके बताया गया, उसके बाद जितनी बैठकें हुई उसके बारे में जानकारी दी गई, सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बारे में जानकारी दी गई, डीजीएमओ स्तर पे जब बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी गई, सीज फायर को लेकर जो बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जब सारे लेवल से जानकारी आ गई, जैसे रक्षा मंत्रालय के हिसाब से बात कर लें, विदेश मंत्रालय के हिसाब से बात कर लें, तो ये बहुत अहम था कि देश के प्रधानमंत्री भी इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे एपिसोड को लेकर देश की जनता के सामने अपना नजरिया, अपना व्यू, अपना स्टैंड रखें कि इस ऑपरेशन को उन्होंने अगर कराया तो उस ऑपरेशन के पीछे मकसद क्या था, जो अचीवमेंट हुआ है उसका महत्व क्या है और आगे के लिए हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। तो समझा जा सकता है कि देश का हर व्यक्ति ये जरूर जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन और उसके बाद के टेक अवे को किस रूप में देशवासियों को बताते हैं, क्योंकि देश के प्रधान सेवक के साथ साथ वो देश के सब प्रमुख व्यक्ति हैं और उस लिहाज से उनकी कही हुई बात देश को समझ में आएगी कि जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए अगर पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया, उसके बाद भारत ने एक्शन किया, तो उसके बाद क्या कुछ कहना है और आगे की हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। देवेंद्र, जिस तरह से पूरा देश जो है पहलगाम के बाद आक्रोशित था, गुस्से में था और बार बार लोग पूछ रहे थे कि भाई हमला कब करेंगे, क्या करेंगे, इंतजार, लोगों का सब्र जो है वो टूट रहा था। मोदी जी ने एक वादा किया था कि जो कुछ होगा कल्पना से परे होगा, मिट्टी में मिला देंगे और आतंक के आका और उनको सपोर्ट करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम कि आप एक न्यूक्लियर पावर के अंदर, जो एक फेल्ड स्टेट है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके घर में घुसकर आप लाहौर तक जा रहे हैं, रावलपिंडी तक जा रहे हैं, उनसे सबक सिखा रहे हैं। एक बड़ा कॉल था, इसमें कोई दौरा नहीं कि बहुत बड़ा कॉल था और उस कंडीशन में, ऐसे क्राइसिस में, ऐसे बड़े मौके पे बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन में जाएं। ऐसा ना हो कि आपने कुछ किया और नी जर्क रिएक्शन में कर दिया और फिर सामने से कोई काउंटर आ गया तो आपकी तैयारी ना हो। भारत देखें तो भारत ने जो समय लिया, पीएम मोदी ने इस बात को कहा था कि ऑपरेशन करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि सामने से अगर पाकिस्तान इसको वॉर के तौर पर कन्वर्ट करे, फिर हमें वॉर न सिर्फ लड़ना है बल्कि वॉर के लिए देश को तैयार भी करना है। हमारे सारे संसाधन वैसे होने चाहिए, जैसे बाकायदा वो बैठक में ये बताते थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे पावर सेंटर को हिट कर दिया गया तो बिजली की आपूर्ति के लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पावर सेंटर को हिट किया गया तो दूसरे से कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, हेल्थ को लेकर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, लोगों को किस प्रकार से अवेयर करना है। तो हर चीज के बारे में बहुत एक ब्लूप्रिंट तैयार करके बाकायदा बता दिया गया और उसके बाद इस एक्शन को अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं था कि घटना हुई और नी जर्क रिएक्शन के तौर पे अगले दिन भारतीय फौज ने हमला करने के लिए पाकिस्तान के सीमा रेखा को पार कर दिया और वहां कुछ हो गया हो। एक प्लानिंग, एक रणनीति के साथ, जो कि ऐसे अवसर पे बहुत ज़रूरी होता है, उस काम को भारत की सरकार ने पूरा किया। और एक चीज़ जो बार बार कही जाती है, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ देखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे इंदिरा गांधी से तुलना करना वो अपने आप में बेमानी सी बात हो जाती है।
दूसरी चीज की इंदिरा गांधी ने एक शानदार काम उस समय भी किया था, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शानदार काम को किया है उस समय की स्थिति में। लेकिन अगर एक चीज देखें तो उस समय पाकिस्तान एक तो एटॉमिक पावर नहीं था, दूसरी चीज कि बांग्लादेश में जो ग्राउंड सिचुएशन था वो ऑलरेडी पाकिस्तान के पूरे अगेंस्ट में था। यहां आपको अलग तरीके का ऑपरेशन करना था, यहां आपको उन आतंकवादियों को मारना था जो कि सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, पाकिस्तानी फौज से मिले हुए हैं। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, जब भारत को ऐसा करना था भारतीय फौज को, तो उस समय कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना था, किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना था और अपनी तरफ से पहले उनके किसी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं करना था। भारत दुनिया के दूसरे देशों के सामने एक जिम्मेदार स्थिति दिखाना चाहता था कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो सिर्फ आतंकवाद को लेकर कर रहे हैं, और उसी प्रिसाइसली उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि ऐसा भारत ने कैसे कर दिया, जो प्रमुख देश है। और उस ऑपरेशन को करने में बाकायदा जो इंटेलिजेंस इनपुट था, जो एनएसए ने प्रोवाइड किया था, वो इतना एक्यूरेट था कि उसी टारगेट को हिट किया गया था। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पहली बार देश को रात 8 बजे संबोधित करने जा रहे हैं और ये संबोधन आप इंडिया टीवी पर लगातार देख सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र एक लीडर के तौर पर, जो आपने बताया हमारे दर्शकों को, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई हम किसी मुल्क के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ टेरर शब्द का जब भी उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्होंने टेरर, आतंक, आतंक के आका, आतंकवादी, इसी शब्द का इस्तेमाल किया। और ऑपरेशन सिंदूर भी आतंक के खिलाफ था, यही बात उन्होंने बार बार दोहराई थी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी किस तरह से कंसेंसस एक तरह से कहें अपने लिए बनाया। पहले वाटर स्ट्राइक की, इकोनॉमिकल स्ट्राइक की, एक वक्त लिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने लिए एक नैरेटिव, एक कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए, और उसके बाद आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई को किया। और फिर भी तमाम प्रोटोकॉल जिस तरह से होते हैं कि हमारे डीजीएमओ ने वहां पर बताया कि भाई हमने आतंक के खिलाफ ये एक्शन लिया है। ये तो पाकिस्तान था, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि ये पाकिस्तान था जिसने आतंकियों पर हुए इस हमले के एवज में खुद अपनी सेना को उतार दिया आतंकियों की रक्षा के लिए, तो फिर हमारी सेनाओं को रिटेलिएट करना पड़ा। तो एक लीडर के तौर पर कितनी परिपक्वता यहां पर दिखाई, कितनी मैच्योरिटी यहां पर दिखाई और कितना साहस देवेंद्र यहां पर दिखाया। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिकोड करें तो हमारी जनता को समझ में आएगा कि बहुत फटाफट से कोई काम नहीं करना। लोग तो कह रहे थे आज ये कर दो, युद्ध का ऐलान कर दो, जनता बहुत आक्रोशित थी। तो उस तरह से कुछ नहीं करना, पूरा पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नैरेटिव बनाना और फिर इसको एग्जीक्यूट करना। ये जनता के हिसाब से देखें तो वो आक्रोश स्वाभाविक था, हर व्यक्ति आक्रोशित था और उनसे कई गुना ज्यादा आक्रोशित खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृहमंत्री अमित शाह, इनमें से किसी से भी बात कीजिए तो उस समय वो आक्रोश, वो एक कहते हैं ना कि आतंकवादियों को लेकर घृणा, उसका चरम रूप नजर आ रहा था। और उसमें हर बार यही आश्वासन मिल रहा था कि बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की, सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि ऑफ रिकॉर्ड भी अगर बातचीत हो तो यही सेंस मिलता था। लेकिन जो बड़ा टेक अवे था, कई बड़े टेक अवे रहे, उनमें से एक बड़ा टेक अवे हमले के जो ठीक बात रहा वो ये रहा कि इस हमले ने भारत की रफ्तार को रोका नहीं, इस हमले ने भारत को चोट तो पहुंचाई लेकिन इस तरह से सदमे में नहीं डाल दिया कि देश रुक गया हो। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अगर आप देखें तो वो केरला भी गए, वो साउथ में दूसरे राज्य भी गए, महाराष्ट्र भी गए और वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए। वेथ जैसा कार्यक्रम जो कि पूरी दुनिया में एक नज़ीर था कि ऑडियो विजुअल मीडियम का अनूठा ऐसा प्रोग्राम था जहां पर हो रहा था, और जो भारत के इकोनॉमिक सुपर पावर की दिशा में वो भी एक माइलस्टोन था, उसको भी रोका नहीं गया। जबकि बहुत सारी कॉरिडोर से ये चर्चा हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि भारत इसे रोक देगा, लेकिन न सिर्फ रोका नहीं गया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें शिरकत भी किया। यानी कि देश अपनी रफ्तार से चलता रहा, फौज अपनी रफ्तार से प्लानिंग करती रही। और ये सबसे बड़ी चीज थी कि पहलगाम हमले के बाद तुमने अगर आतंकवादियों ने या उनके पीछे उनके आका पाकिस्तान ने हमारे मनोबल पर चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सिर्फ ये जरूर था कि इतनी बड़ी चोट का जवाब उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा देना था और इस संकल्प के साथ तैयारी चल रही थी। लेकिन किसी लेवल पे भारत ने कोई डिप्रेशन का मूड नहीं दिखाया कि हम अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दें, हम अपने सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब कुछ रोक दें, 10-15 दिन के लिए ऐसा लगे कि राष्ट्र रुक सा गया है।
बिल्कुल नहीं रुका था। और ये सबसे बड़ी चीज होती है कि एक देश के तौर पे आप अपनी ताकत की नुमाइश करते हो कि अगर किसी ने हमें हिट किया तो उसको हिट करने का हम करारा जवाब दे देंगे, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं, हमारे विकास की जो रफ्तार है, हमारी आर्थिक गति की जो रफ्तार है, वो वैसे ही चलते रहेगी। और एक चीज और था कि पाकिस्तान के खिलाफ वॉर नहीं करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही रहता है, एक तो भारत जिम्मेदार देश है, दूसरी चीज कि भारत अपनी आर्थिक रफ्तार को हॉल्ट में नहीं डालना चाहता था। अगर आप युद्ध फुल फ्लेजेड वॉर में जाएंगे और अकारण जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसको भी चोट पहुंची। तो भारत ने अपने युद्ध को एकदम आतंकवाद तक सीमित रखा और यही मसला है भी। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का प्रायोजन छोड़ दे तो और दूसरी बाकी सारी चीजें टेबल पर बैठ के बात हो सकती हैं, लेकिन आतंकवाद चलता रहेगा, ऐसे ऑपरेशन होते रहेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से युद्ध शुरू करना आसान होता है उसे खत्म करना आसान नहीं होता है, और ये हम रूस यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं। और हर युद्ध का एक टारगेट फिक्स रहता है, और हमारा टारगेट यहां से युद्ध भी नहीं था, हमारा टारगेट एक फिक्स था कि हमें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और वो आगे भी जारी रहेगी। वो हमने की। तो बहुत क्लियर कट मैसेज यहां पर सबके लिए था, पूरे विश्व के लिए था, दुश्मन के लिए भी था, देश के भीतर भी था, और वही हमने यहां पर अंजाम भी किया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें संबोधन पर टिकी हुई हैं। देवेंद्र, एक चीज और, यहां पर जिस तरह से अमेरिका ने क्रेडिट लेने की ट्रंप ने कोशिश की, हालांकि ट्रंप की ग्लोबल पोजीशनिंग और उनके स्वभाव को पूरी दुनिया जानती है, उसके लिए एक्सपोज है, लेकिन जिस तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस तरह से बताने की कोशिश की, उन्होंने मीडिएट किया, तो उसको भी रिबफ करना, अमेरिका जैसी महाशक्ति को आप सीधे सीधे रिबफ कर रहे हैं, उनके क्रेडिट को आप झुटला रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर वही लोग स्टैंड अपना क्लियर कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत। डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में इस बात की चर्चा भी होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से हो गया है कि दुनिया के हर क्राइसिस में भारत क्या सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, ये मायने रखा जाने लगा है। तो समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में दुनिया के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी होती ही होगी कि भाई ऐसा कैसे कि भारत इतनी तेजी से आगे जा रहा है, भारत इतना बड़ा सुपर पावर अब होने की दिशा में है, भारत की बात इतनी सुनी जा रही है। चाहे किसी भी क्राइसिस की बात कर लें, इजराइल फिलिस्तीन की बात कर लें, रशिया यूक्रेन की बात कर लें, किसी भी क्राइसिस में, कोविड में भारत ने दिखाया कि दुनिया के दूसरे देशों को, जब सभी देश अपनी मदद करने में परेशान थे, भारत दुनिया के दूसरे देशों को मदद कर रहा था। तो इन सारी चीजों ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूती प्रदान किया। और ऐसे में अब ये समस्या आई तो समझा जा सकता है कि इस समस्या का सिर्फ इससे मतलब नहीं था कि आपको जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से लगातार अच्छी चीजों के लिए ही सुर्खियां बटोर रहा था। उसके साथ साथ मकसद ये भी था कि भारत को थोड़ा सा डिरेल किया जाए। पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे उसका अपना ध्यान हटकाना था, और वहां के लोगों को, अपने देशवासियों को जितनी उनकी समस्याएं होती हैं दैनंदिन की, खाने पीने की जो समस्या है, उस सब से ध्यान हटा के एक इमोशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आना था। चाइना के हिसाब से सोचे तो उनका क्योंकि ऑलरेडी सीपेक चल रहा है, उस पर बलूचिस्तान में अटैक का मतलब कि उनका उतना बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में था। तो इस तरह के देशों की मंशा समझी जा सकती है, लेकिन भारत ने साफ किया कि वो हर काम अपनी शर्तों पे करेगा। जैसे ही अमेरिका की तरफ से सार्वजनिक बयान आया कि अमेरिका ने ऐसे ऐसे मध्यस्थता कराई, आगे कराएगा, न्यूट्रल प्लेस पे दोनों के, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी, इन सारी चीजों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। और आज अमेरिका भी वही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें। बिल्कुल, तो किस तरह से कूटनीतिक स्तर पर भी एक बड़ी कामयाबी थी। और देवेंद्र, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई सारे मैसेजेस जो हैं वो गए हैं। ये मैसेजेस दुनिया को भी गए हैं, दुश्मन को भी गए हैं, देश को भी गए हैं, आतंकियों को भी गए हैं, और चाइना को भी गए हैं, जो लगातार आंखें तरेरता रहता है कि हमने किस तरह से अपनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, किस तरह से हम न्यू एज वॉरफेयर के लिए तैयार हैं, और चाइना के फाइटर जेट्स हो या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइल हो, वो कहां खड़ी है। 2014 के बाद अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री वो बने हैं, उसके बाद से उनका लगातार 2 चीज पे फोकस रहा था। पहली बात तो ये कि वो बहुत सारी बैठकों में जो सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली, वो इस बात पे जोर देते रहे कि हमारी जो सामरिक खरीदारी है वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन रहने चाहिए। और इसके पीछे मकसद ये था कि अगर आप सिर्फ किसी एक या 2 देश पर निर्भर रहेंगे अपनी सामरिक जरूरतों के लिए, तो वो देश आपको क्राइसिस में मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज उनकी ये थी कि जितना जल्द हो सके हमें अपने स्वदेशी उत्पादन पे पूरा फोकस करना है, और वो हर चीज जो हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते हैं वो अब खरीदेंगे। और उसकी वजह से जो भी आर्म्स डील होती है
जैसे राफेल की बात कर लिया, दूसरे डील की, उसमें यह कहा जाता है कि आप टेक्नोलॉजी भी साझा करें जिससे उसका प्रोडक्शन हम आगे भारत में कर सकें। और भारत की आज आकाश मिसाइल तो उदाहरण ही दिया जा रहा है, ब्रह्मोस तो हालांकि वो पहले से चल रहा है ब्रह्मोस, लेकिन उस लाइन को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत आगे बढ़ाया है कि अलग लेवल पे ले जाकर उस सेट किया है कि हम अपनी सामरिक जरूरतों के लिए दुनिया के दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहेंगे, और जब तक निर्भर हैं तब तक उनसे जो भी डील करेंगे वो इस शर्त के साथ डील करेंगे कि आप हमें टेक्नोलॉजी भी बताएंगे ताकि आगे हम उसका उत्पादन कर सकें और क्राइसिस में आप हमें मैनिपुलेट ना कर सकें। तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमारी सेनाओं को सशक्त किया, किस तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया, जो ताकत दी है, कूटनीतिक तौर पर कैसे रिश्ते अपने मजबूत किए हैं और किस तरह से एक नया भारत पूरा का पूरा बनाकर खड़ा किया है, वो सब जो चीजें थी, जो छोटे छोटे स्टेप्स को लगातार एक प्रोसेस जो चल रहा था, उस प्रोसेस के रिजल्ट्स जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखे हैं, देश ने देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन को पढ़ना जो है वो नामुमकिन होता है। क्या कुछ बोलेंगे आज, इसकी सिर्फ अटकलें ही लग सकती हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी मौजूद हैं। पांडे सर, देश की सेनाओं का शुक्रिया अदा करेंगे, आतंक के खिलाफ प्रहार करेंगे, इतना तो हमें समझ में आता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ चेतावनी हो पाकिस्तान के लिए, क्या कुछ बोले वो? निश्चित रूप से पाकिस्तान को जो है हमेशा सलाह दी गई है कि वो चीज़ों को ढंग से ले, हैंडल करे, आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा तो हमारे संबंध और सुधरेंगे। ये मैसेजिंग तो हम दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुना करना जैसे पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता रही है, और उसके फलस्वरूप ये है कि आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं और टारगेटिंग करनी पड़ रही है। हमने बहुत ही तरीके से चीज़ों को किया, और जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं रक्षा क्षेत्र में, और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने डिफेंस प्रोडक्शन का 23,622 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया, और अगले 4 वर्षों में हम 50,000 करोड़ का लक्ष्य, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस प्रोडक्शन का। ये बताता है कि किस प्रकार से हमने सुनियोजित तरीके से अपने आत्मनिर्भरता के कदम बढ़ाया है। हम LCA, जहां तक बात है, मैं जिक्र करना चाहूंगा ब्रह्मोस का। फिलीपींस ऑलरेडी हमसे ब्रह्मोस खरीद चुका है, और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे मुल्क भी हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या, इसका जिक्र करना क्यों जरूरी है कि जब एक्सपोर्ट होता है तो आपके पास आपके जो तकनीकी है उसका विकास होता है, जो फंड आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, उससे आप और तकनीकी रूप से विकसित होते हैं, और इससे क्या होगा कि आप सक्षम बनेंगे और फिर सशक्त बनेंगे। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसियों को, आतंकवादियों को, क्योंकि पूरा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ था, पहला आक्रमण भी हमने उनके ठिकानों पर किया, और बहुत क्लियर तरीके से बताया, मैसेजिंग थी कि ये केवल आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन उसको अब पाकिस्तानी सेना ने अपने ऊपर लिया और उसके बाद दर कर्म चलता रहा। लेकिन हमने जो एक बहुत बड़ी जो मैसेजिंग दी है पूरे विश्व को कि भारत वो भारत नहीं रहा जो कि एक गाल पर और दूसरे गाल पर तैयार हो जाए, वाली जो है समय गया। बांग्लादेश तो आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे रात 8 बजे। लगातार सब लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ सुनने को मिलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण संबोधन होगा। आप इंडिया टीवी पर रात 8 बजे लगातार देख सकते हैं, इस संबोधन को सुन सकते हैं, इसका एनालिसिस भी हम आपको दिखाएंगे। एक शानदार नमूने के बाद देश को संबोधन करें कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में उनका क्या सोचना है। भारत ने जो मैसेज दिया वो किस प्रकार का मैसेज दिया, भारत ने आतंकवाद से लड़ने को लेकर अपना जो मैसेज दिया वो किस प्रकार का होगा, भारत ने दुनिया को किस प्रकार का संदेश दिया कि अगर हमें आतंकवाद से लड़ना है तो किस तरीके से हम लड़ सकते हैं, भारत ने दुनिया को किस प्रकार से बताया कि आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति में अब क्या बड़ा बदलाव आया है, किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो इन सारी चीजों को लेके निश्चित तौर पे इससे बड़ा संबोधन देश में और क्या हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे देशवासियों से मुखातिब हो रहे हों। और आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर पे सेना के लोगों को भी निश्चित तौर पे इंतजार होगा कि जो आर्मी के चीफ, CDS, रक्षा मंत्री, ये सब तो पीएम के साथ बैठक में बैठते हैं, लेकिन बाकी पूरे देश की जो फौज है वो भी सुनना चाहेगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से एक शानदार सफलता उन लोगों ने दिलाई है और आतंकवाद से निपटने के मामले में एक माइलस्टोन सेट किया है। और उस माइलस्टोन के इस शानदार सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार आज रहेगा देशवासियों को जब रात 8 बजे वो संबोधन करेंगे। और समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा संबोधन होगा। ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने सोचा, और पहलगाम हमले के बाद जब 2 बार सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बताया कि आतंकवादियों को, उनके प्लानर, बैकर, इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा,
अब जब वो काम हो गया है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि वो ये बताएं देशवासियों को कि किस प्रकार से सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ देशवासियों का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा किया है कि कैसे आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति अब सेकेंड स्टेज में जा चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हमारी जद से बाहर नहीं, हमारी पहुंच से बाहर नहीं। जहां भी आतंकी होंगे हम उनको हिट करेंगे। LOC पार करना हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना हो, जमीन से जाना हो, समुद्र के रास्ते जाना हो या फिर आसमान से जाना हो, हर रास्ते से हमारे हथियार जाएंगे उन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अवसर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं। सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी रहेंगी इस संबोधन पर। प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं देश की आवाम को, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलते हैं, साथ ही दुश्मन को क्या संदेश जाता है, सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस संबोधन पर। देवेंद्र, अभी तक हम देख रहे थे कि हमने रक्षा मंत्री को सुना, हमारी लगातार प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से, तो सभी को इंतजार आज रात 8 बजे का जब हमारे देश के PM बोलेंगे, जिन्होंने वादा किया था कि जो भी होगा कल्पना से परे होगा। निश्चित तौर पर और इस पहलगाम हमले के बाद आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ से ऑल आउट मोर्चा खोल दिया था अपनी तैयारियों को लेकर और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन को लेकर, और उसके बाद अगर एस्केलेशन होता है तो उसे हमें किस अंजाम तक लेकर जाना है, उसके लिए हमें किस रूप में तैयार रहना है, इन सारी चीजों को लेकर अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सीधे समझ में आता है कि वो इस मामले को लेकर किस तरीके से देश को तैयार कर रहे थे। सबसे पहले ऑपरेशन पहलगाम के बाद जब उन्होंने बैठक की तो उस बैठक में जब CCS की बैठक हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए जो कि कूटनीतिक तौर पे थे, जैसे इंडस वैली जो ट्रीटी थी, इंडस ट्रीटी, उसको एवियंस में डालना या इस तरह के जो भी फैसले रहे। दूसरी उसी बैठक में यह तय किया गया कि ये काम तो हो गया कूटनीतिक स्तर पर, दूसरा काम होगा जो कि फौज करारा जवाब देगी। उसके बाद रक्षा मंत्री, CDS और तीनों चीफ के साथ जब बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कितना तीखा होना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए, और जहां भी आतंकवादी, उनके प्लानर, बैकर, जो लोग भी छुपे हों, जहां जो असली मुजरिम हैं इसके, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया कश्मीर में उनको ढूंढिए, और जिन्होंने प्लानिंग की, बैकिंग की, जो पाकिस्तान में छुपे हैं उनको भी ढूंढिए। उसके लिए ये परवाह करने की जरूरत नहीं है कि वो कहां छुपे हैं, किस देश की सीमा में छुपे हैं, जहां भी छुपे हों उनको हिट करना है, और हिट इतना गंभीर होना चाहिए कि उनको मिट्टी में मिला देना है। तीसरी चीज उन्होंने की कि उनको ये अंदाजा था कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये बताना है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को एकदम से आमादा है और भारत वो निर्णय ले चुका है। आपको सिर्फ बता रहा है, आपसे सलाह मशविरा नहीं कर रहा है। दुनिया के सभी प्रमुख देशों को ये बात उन्होंने विदेश मंत्री के थ्रू बताई और उसके बाद वो लगभग सभी प्रमुख देश भारत के साथ थे। चौथी चीज जो उन्होंने कही कि ये सोच के कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के तौर पे कन्वर्ट करने की कोशिश की तो फिर उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और 10 से 12 जो प्रमुख मंत्रालय हैं जो कि क्राइसिस में जिनका रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा, चाहे होम मिनिस्ट्री की बात कर लें, फूड एंड सिविल सप्लाई की बात कर लें, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर लें, इस सभी मंत्रालयों के मंत्री को बुला के उन्होंने बाकायदा बताया कि क्राइसिस में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन किन मोर्चे पे आपको तैयार रहना है। खुफिया एजेंसियां ऑलरेडी हाई अलर्ट पे इस लिहाज से थी कि पाकिस्तान के उन सारे टारगेट को सेट कर रही थी जो कि न सिर्फ पहलगाम हमले बल्कि पहलगाम के अलावा भारत में जो दूसरी आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। वो सारे इनपुट्स आ रहे थे। तो ओवरऑल तैयारी करने के बाद फिर आया ऑपरेशन का दिन। और एक तरह से देखें तो एक परमाणु संपन्न देश में उसकी सीमा रेखा का अतिक्रमण करके, और न सिर्फ अतिक्रमण बल्कि 100 किलोमीटर तक अंदर जाके हिट करना था, और वो भी तब हिट करना था जब एलानिया तौर पे ये कहा जा चुका था सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो भी प्लानर और बैकर हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जाहिर तौर पे इसमें पाकिस्तान के लिए भी ये पूरा समय था कि वो अपने आप को तैयार कर सके, लेकिन इसकी परवाह किए बिना भारत की फौज ने उस एक्शन को अंजाम दिया। और एक बार जब उस एक्शन को अंजाम दिया तो उसमें भी पूरी जिम्मेदारी का ध्यान रखा कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। हमारा हमला इतना प्रिसाइज था, इतना एक्यूरेट था कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन को नुकसान ना हो, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया गया, क्योंकि भारत
इस युद्ध को सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर रखना चाहता था। भारत ये नहीं चाहता था कि इसको भारत और पाकिस्तान के युद्ध के तौर पर बदला जाए, और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हुआ, भारत ने पहले समझाने की कोशिश की। जब पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं था तो उसके बाद भारत ने एक दूसरा डोज दिया, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान समझ गया। और इन सारे बैकग्राउंड में आज जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, समझा जा सकता है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की देवेंद्र, जो दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि इस बार जिस तरह से हमने एग्रेसिवली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी बता दिया कि भाई हमें आपसे सलाह मशवरा नहीं चाहिए, साथ खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेगा और इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट करेगा। तो बहुत सारे देशों ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने वही किया जो उसके हित के लिए सही था। किसी भी तरह के ग्लोबल प्रेशर के आगे भी हमने कोई भी बो डाउन नहीं हुए हम देवेंद्र। तो आज इस संबोधन पर दुनिया के देशों की भी निगाहें टिकी रहेंगी, महाशक्तियों की भी। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी चीज नजर आई ऑपरेशन पहलगाम के बाद भी, क्योंकि मैं पीएमओ कवर करता हूँ, पावर कॉरिडोर कवर करता हूँ, मुझे किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे रत्ती भर भी दबाव का एहसास नहीं हुआ इस बात का कि भारत को अगर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, दूसरे देश की सीमा में जाना है, तो उसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो, रत्ती भर भी एहसास उसका नहीं था। हर बैठक में, हर बैठक के बाद जो इंफॉर्मेशन सामने आती थी, जो मैसेजेस फील होते थे बातचीत करने में, उसमें एकदम से समझ में आता था कि एक तय कर लिया गया है कि ऑपरेशन जो होगा बहुत तीखा होगा, बहुत कड़ा होगा, और इस बात से बेपरवाह होकर होगा कि इस ऑपरेशन के बाद अगर किसी ने एस्केलेट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होना है, वो भी तय कर लिया गया था कि जिस लेवल का एस्केलेशन आएगा उस लेवल का हमारा जवाब होगा, और उसी लेवल से किया गया। भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ा और उसको सामने भी रखा। पाकिस्तान जब इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और बहुत सारे मिस एडवेंचर करना शुरू किया, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी बात हुई थी तो उसमें जब उन्होंने ये संदेश दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा एक जवाब था कि पाकिस्तान को उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, जिसका नतीजा यह था कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान सरेंडर करे बातचीत को लेके, और जो सीज फायर हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो। अमेरिका के विदेश मंत्री ने उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डीजीएमओ को कहा और डीजीएमओ ने सीधे कॉल किया भारत के डीजीएमओ को। तो एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक व्यू जो रचा गया था उसको एक्यूरेसी के साथ जमीन पे उतारा गया। फौज के मोर्चे पे, देश की तैयारी के मोर्चे पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, हर मोर्चे पे भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। और आज भी देखें तो भारत ने किसी भी एक प्रोपेगेंडा का सहारा नहीं लिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखें तो भारतीय फौज ने सीधे ये कहा, जब प्रोपेगेंडा रिलेटेड क्वेश्चन थे, कि उसमें उनका काम नहीं, सेना का अपना जो काम है उस काम को सेना ने अंजाम दिया, अपने टारगेट अचीव किए, और कोई भी ऐसी जगह नहीं जो उनकी पहुंच से बाहर हो। नेवी सीधे सीधे बता रही है कि आप पाकिस्तान को कैसे डरा कर रखा गया। तो ओवरऑल एकदम से प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। और अभी भी कहा जा चुका है चीज फायर को लेकर भले ही बातचीत हो जा रही हो, लेकिन यह कहा गया है कि सिंधु समझौता को जो हमने होल्ड किया है, जो कि पहले के युद्ध के समय में भी होल्ड नहीं किया गया था, हमने उसको जो होल्ड किया है वो वैसे ही जारी रहेगा। आतंकवाद और ये पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान को यह समझना होगा। दूसरी चीज कि कश्मीर को लेके कोई बात हो ही नहीं सकती, पीओके के लेकर जरूर कभी बात हो तो हो, पाकिस्तान से भी बात तब होनी है जब आतंकवाद खत्म हो, और उसके बाद तब पीओके के लेकर बात होगी कि आपने जो हमारा हिस्सा रखा है वो हमें लौटाइए। तीसरी चीज जो भारत ने साफ कर दी है कि इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया था मध्यस्थता कराने को लेके, उसके बावजूद आज उनके विदेश मंत्री का ये बयान, उनके उपराष्ट्रपति का बयान आ रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान सीधे बातचीत करें, उनके बीच का मसला है। भारत ने अपने स्टैंड को हर मोर्चे पे क्लैरिटी के साथ रखा और उसे दुनिया को बताया, पाकिस्तान को बताया, देशवासियों को बताया, और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। जो कुछ भी भारतीय सेना ने किया, भारतीय सेना ने वो बताया कि हाँ हमने किया है, उसका प्रूफ रखा। प्रूफ भी ऐसा नहीं जो यहाँ पे हो, बल्कि अमेरिकी सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट, हर सैटेलाइट के पास ऑपरेशन के सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में भारतीय फौज ने जिस चीज को अंजाम दिया है, और इस एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया कि जिस टारगेट को हमें हिट करना था
उसी को किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बौखलाहट में बहुत सारी चीजें की, सिविलियन पे जो सीमा के पास जो ग्रामीण रहते हैं उनके ऊपर अटैक किए, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, इन सब इलाकों में जबरदस्त जब सीज फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी की गई, उसमें बहुत सारे ग्रामीण मारे गए। बावजूद इसके भारत ने अपना धैर्य रखा। भारत ने सिर्फ ये मैसेज दिया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और तुम अगर पाकिस्तान की फौज सामने अगर आती है तो उसके लिए मैसेज था कि देखो हमारा हिट कहां तक जाएगा। तुम अगर सिरसा में आने का सपना देख रहे हो जो कि दिल्ली से कम 250 किलोमीटर दूर है, तो हम इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर जो तुम्हारा प्रमुख केंद्र है रावलपिंडी का, उसको हिट कर रहे हैं। और उस मैसेज के बाद पाकिस्तान को बखूबी ये बात समझ में आ गई। तो एकदम से दिख रहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत की लड़ाई अब अलग जनरेशन वाली लड़ाई है। ये पहले वाला जनरेशन नहीं है कि आतंकवाद को लेकर आपने कुछ किया, हम सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसके प्लानर बैकर को ढूंढेंगे, कार्रवाई करेंगे और उसके लिए सीमा भी पार करेंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शक आज रात 8 बजे इंडिया टीवी पर देखिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन। क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं आप इंडिया टीवी पर सुन सकते हैं। रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये संबोधन बेहद अहम है, देश की जनता के लिए, सेना के लिए, दुश्मन के लिए और दुनिया के लिए। जिस तरह से देवेंद्र लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से कड़ा संदेश छिपा होगा इस संबोधन